हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्ष 1757 से लेके वर्ष 1857 तक के सभी ब्रिटिश भारत के प्रमुख गवर्नर जनरलों के बारे में। तो दोस्तों, इसके बाद मैंने आपको लास्ट में बताया था कि वर्ष 1857 की क्रांति के बाद जो है कि लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस समय गवर्नर जनरल था, तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और उस पद को कहा जाने लगा वायसराय। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ष 1857 की क्रांति के बाद से सभी प्रमुख वायसराय के विषय में। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। और प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 लॉर्ड मेयो। इस संदर्भ में आपको बता चलूं दोस्तों कि लॉर्ड मेयो का शासनकाल ब्रिटिश भारत में पहली बार जो है कि भारत का जनगणना कराए जाने के लिए जाना जाता है और यह जनगणना वर्ष 1872 ईस्वी में हुई थी। साथ ही दोस्तों, आपको बता चलूं कि लॉर्ड मेयो ने ही अपने शासनकाल में भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए वर्तमान राजस्थान राज्य के अजमेर शहर में जो है कि मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। साथ ही दोस्तों, आपको बता चलूं कि लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही जो कि केंद्र तथा प्रांतों के बीच में राजस्व बंटवारे की प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। और यहीं पर वर्ष 1872 ईस्वी में ही पोर्ट ब्लेयर में शेर अली नामक अफगान द्वारा जो है कि लॉर्ड मेयो की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 लॉर्ड लिटन। दोस्तों, ब्रिटिश भारत के इतिहास में जो है कि लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल था वह इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए ही जाना जाता है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को दोस्तों हिंदी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम भी कहते हैं। इसके पीछे दोस्तों इसमें था क्या कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो देसी भाषाओं में छपते थे समाचार पत्र, मतलब अंग्रेजी को छोड़कर बाकी हिंदी, उर्दू, बंगला, तमिल में जो भी भाषाएं छपते थे उनके ऊपर काफ़ी प्रतिबंध लगाए गए थे। और इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने आकाश से होने वाला ब्रजपात भी कहा था। साथ ही दोस्तों, आपको बता चलूं कि लॉर्ड लिटन ने ही ICS की परीक्षा, जिसे भारत में कार्नवालिस ने शुरू किया था, ICS की परीक्षा की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जिसका भारतीय नेताओं द्वारा विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के शासनकाल में उभरा था? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 लॉर्ड रिपन। यहीं पर दोस्तों, अगर हम आपको एल्बर्ट बिल के बारे में बता चलूं तो एल्बर्ट बिल में देखिए दोस्तों था क्या कि जो ब्रिटिश भारत था उसमें जो न्याय व्यवस्था थी उसमें अंग्रेज भी जजेस थे और जो भारतीय थे वह भी जज थे। और इसी प्रकार से जो विक्टिम होते थे, जो गुनहगार होते थे, वह अंग्रेज भी होते थे। मतलब कोई भी अपराध जो है वह अपराधी गोरा भी हो सकता था या फिर काला भी हो सकता, मतलब भारतीय भी हो सकते थे, अंग्रेज भी हो सकते थे। लेकिन उस समय दोस्तों प्रथा क्या थी कि जो गोरे लोग कोई अपराध करते थे तो उसकी सुनवाई केवल गोरा जज ही यानी अंग्रेज जज ही करता था। हिंदू या भारतीय जज को यह अधिकार नहीं था कि वह गोरे लोगों का जो है जजमेंट दे सके। तो इसी चीज़ को दोस्तों लॉर्ड रिपन ने बदला था और उसने यही एल्बर्ट बिल लेके आए थे। और इस बिल के अनुसार था क्या कि कोई भी भारतीय जज जो है वह अंग्रेजों यानी गोरे लोगों के भी जो है कि मामलों की सुनवाई कर सकता था, जिसका भारी विरोध किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और फिर इसी एल्बर्ट बिल के कारण ही जो है कि लॉर्ड रिपन को अपने समय से पूर्व ही अपने पद से यानी वायसराय के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। साथ ही दोस्तों, आपको बता चलूं कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। और जैसा कि दोस्तों पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और साथ ही दोस्तों जो ICS की परीक्षा की जो आयु थी वह 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गए थे। इन दोनों को ही जो लॉर्ड लिटन की दोनों भी करतूत थी उसको लॉर्ड रिपन द्वारा पुनः स्थापित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 लॉर्ड डफरिन। यहीं पर आपको बता चलूं दोस्तों कि लॉर्ड डफरिन के शासन काल में ही वर्ष 1885-1886 ईस्वी में
तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और इस युद्ध के समाप्ति के बाद ही बर्मा, जो कि वर्तमान समय में म्यांमार है, बर्मा को भी अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूँ कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में ही वर्ष 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। वहीं वर्ष 1885 ईस्वी में बंगाल में टेनेंसी एक्ट को पारित किया गया, जबकि वर्ष 1887 ईस्वी में पंजाब टेनेंसी एक्ट को लागू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वे विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लॉर्ड कर्जन। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की सबसे बड़ी घटना 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन की घटना थी और इस घटना के तुरंत बाद ही पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। वहीं पर दोस्तों लॉर्ड कर्जन के शासनकाल की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा औरंगजेब के शासनकाल से की गई थी। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही पुलिस आयोग, सिंचाई आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, कृषि बैंक, कृषि अनुसंधान केंद्र, रेलवे बोर्ड तथा इंपीरियल कैडेट कोर आदि अनेक संस्थानों की स्थापना लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की दिल्ली में उसकी राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, लॉर्ड हार्डिंग। यहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि वर्ष 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के बाद पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। तो यह आंदोलन चलता रहा दोस्तों और इसके बाद 12 दिसंबर वर्ष 1911 ईस्वी को जॉर्ज पंचम भारत आते हैं और उन्होंने दिल्ली में जो है तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया और इस दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को उन्होंने बंगाल विभाजन को जो है कि रद्द करने की घोषणा की। साथ ही दोस्तों उन्होंने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की भी घोषणा की और इसके बाद दोस्तों जब वर्ष 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी तो उस समय भारत के वायसराय, ब्रिटिश भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जब जो है दिल्ली में प्रवेश करते हैं तो उन पर जो है कि 23 सितंबर के दिन उन पर बम से हमला किया गया और इस बम से हमले का आरोप जो है रास बिहारी बोस नामक क्रांतिकारी के ऊपर लगाया गया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहीं पर आपको बता दूं दोस्तों कि यह जो जलियांवाला बाग नरसंहार था उसमें जो है लोग इकट्ठा हुए थे और वो निहत्थे लोग थे और वो वही लोग थे जो भारत में पारित हुए रॉलेट एक्ट जिसे चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू एक्ट भी कहा जाता है, तो इस एक्ट के विरोध में यह लोग इकट्ठा हुए थे जिन पर यह गोलियां चलाई गई थी। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि यह जो रॉलेट एक्ट था उसे चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू अधिनियम के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि यह जो अधिनियम या जो एक्ट था वह चेम्सफोर्ड नामक वायसराय तथा जो भारत के सचिव थे उसमें उनका नाम था मॉन्टेग्यू, तो उन दोनों ने मिलकर बनाया था, तो इसे चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू अधिनियम या चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड रीडिंग, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड इरविन। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1927 ईस्वी में जो है कि साइमन कमीशन भारत आया था और उस समय लॉर्ड इरविन जो थे वही भारत के वायसराय थे, तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि इस जो है कि कमीशन में कोई भी भारतीय को न रखा जाए। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि साइमन बाहर जाओ, साइमन वापस जाओ, इसका जो नारा था उसके पीछे कारण ये था कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। यहीं पर दोस्तों अगर इरविन के शासनकाल की हम बात करें तो इरविन के शासनकाल में ही सेफ्टी बिल के विरोध में दिल्ली के असेंबली हॉल में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा 8 अप्रैल वर्ष 1929 ईस्वी को खाली टेबलों पर बम फेंका गया था। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि 5 मार्च वर्ष 1931 ईस्वी को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत गांधी जी ने
जो है कि सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया था और वह जो है गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का उन्होंने फैसला किया था। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि इस सम्मेलन के बाद लॉर्ड इरविन का जो समझौता हुआ था, इस समझौते के बाद सरोजिनी नायडू जी ने इन दोनों को ही यानी कि महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन को दो महात्माओं की भी संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के भारत आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर लॉर्ड वावेल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड लिनलिथगो। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में जब क्रिप्स मिशन भारत आया और क्रिप्स मिशन की भारतीय नेताओं के साथ जो वारदात थी वह फेल हो गई, वह जब असफल हो गई तो इसके बाद दोस्तों 9 अगस्त वर्ष 1942 ईस्वी को जो है कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कर दी गई। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने के तुरंत बाद ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू समेत सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही दोस्तों आपको बता चलूं कि वर्ष 1944 ईस्वी में मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में जो है कि बांटो और वापस जाओ का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड माउंटबेटन। यहीं पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो थे यानी कि 15 अगस्त 1947 को वह लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। अगर दोस्तों प्रश्न में यह पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे तो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सी राजगोपालाचारी। वहीं पर दोस्तों आपको बता चलूं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा था। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की भारत में हत्या हुई थी? और आपके ऑप्शंस हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड मेयो। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अभी तक इसी वीडियो में मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को ही समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे कल यानी शनिवार को सुबह 5:30 बजे जनरल नॉलेज सीरीज की एक और भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।